अब है राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प जो है वो है, पता ही होगा वैसे तो, सफ़ेद लिली भी बोलते हैं इसको। इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। लिलियम, लिली से बस याद रखेंगे कि लिलियम, ठीक है, तो याद रहेगा। फिर कुल से कौन सी? लिलियेसी कुल से। कहाँ पे पाई जाती है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी है दूधराज। अच्छी वॉइस के लिए अपन हेडफोन्स का यूज कर सकते हैं। अन्य नाम जो है इसका, वो है, इसका अन्य नाम है पैराडाइज पलाई कैचर शाह बुलबुल। वैज्ञानिक नाम है टर्प सिफोनी पैराडाइज। प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र को कहेंगे अपन, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश कहेंगे इस वाले क्षेत्र को, ठीक है, इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो इधर पे ज़्यादा पाया जाता है। राजकीय पक्षी धार। धार में एक सैलाना, नहीं, धार में सरदार, धार से याद रखना है, सरदार, सरदार की जगह सरदार कहना है इसको, तो याद है। और सैलाना कहाँ है? तो रतलाम में है, और 1921 में इन्हें घोषित किया गया था। आगे चलते हैं। आगे है ए, मतलब ए उसका दिखाई दे रहा है राजकीय पक्षी, और ए है राजकीय मछली भी है, यानी कि राजकीय मछली कौन सी है? महासीर मछली। कौन सी है? महासीर मछली, ये बनी हुई है बॉक्स में। और वैज्ञानिक नाम है इसका टॉर ब्यूटी टोरा, तो याद ही रहेगा। प्रजाति है टॉर। प्रजाति कौन सी है? टॉर। बाहुल्य क्षेत्र है नर्मदा, खरगोन, खंडवा, ये वाला क्षेत्र। घोषित वर्ष 2011। वडवाह में महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? वडवाह में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? वडवाह में किया गया है। कहाँ किया गया है? वडवाह में किया गया है। हिरण और मृग में क्या अंतर होता है? हिरण वह है जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देता है और नई सींग उग जाती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आज तक मुझे पता नहीं था कि हिरण के सींग गिरते भी हैं। इंटरेस्टिंग। तो इसके सारे मतलब हर वर्ष सींगों को गिरा देता है हिरण और नई सींग उग जाती हैं। जबकि मृग वह है जिसमें सींगें गाय भैंस की तरह आजीवन बनी रहती हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट ऐसे। मृग का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि सींग होते भी हैं, क्योंकि मैंने मृग देखे ही नहीं है, बाकी हिरण का पता था। राजकीय बरगद देखें तो राजकीय बरगद कौन सा है? राजकीय बरगद है राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, याद ही होगा। और राष्ट्रीय कौन सा है ये भी बता देना। वनस्पति नाम है इसका फाइकस वेनेगेलिसिस। प्रजाति है फाइकस। कहाँ पाया जाता है? पूरे मध्य प्रदेश में। बरगद का पेड़ किसने नहीं देखा भाई? बचपन में खूब झूला झूला होगा, और नहीं झूला होगा तो तुम शहरी क्षेत्र के हो। घोषित वर्ष 1981। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर में है। कहाँ पे? इंदौर में है। बड़गोदा में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? बड़गोदा में बनाया गया है। आगे राजकीय फल आम। राजकीय फल क्या है? आम है। वनस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, पता ही होगा। बाहुल तो ये पूरे के पूरे एमपी में पाए जाते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो पूरे एमपी में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियां हैं, तो अभी इसको सुंदरजा आम को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है 2023 में। एक और आम की प्रजाति याद रखनी है, ये कहाँ का है? अलीराजपुर का। नाम क्या है इसका? नूरजहां। नूरजहां, अलीराजपुर जिले को, ठीक है। विशेष है कि मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र रीवा में। जब इतने अच्छे पाए जाएंगे तो वहीं पे ही होगा। कहाँ पे? लेकिन रीवा में गोविंदगढ़ में। समाचार पन्नों को पढ़ लेते हैं कि क्या है। मार्च 2023 में रीवा जिले के सुंदरजा आम की प्रजाति को भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल इंटीग्रेटर यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये तो मैंने बता ही दिया गया था, एक इसको बतानी है। राजकीय खेल 2013 से पहले कुछ इसका, ये उल्टा इंसान देखो। ये लटका हुआ है। ये जब मैंने पहली बार किसी को करते हुए देखा तो मुझे बहुत, मतलब कहते हैं रोम रोम खड़े हो गए थे, वैसा दृश्य था वो मेरे लिए। तो ये 2013 को मलखम्ब को क्या घोषित कर दिया गया?
मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कर दिया गया। अगर क्षेत्र वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फेमस मालवा में है, और उज्जैन मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस है मलखम्ब के लिए। मध्य प्रदेश मलखम्ब अकेदमी, हाँ अकेदमी है देखो उज्जैन में। प्रभाष जोशी सम्मान भी मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखेंगे। समाचार पत्रों से 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में शामिल किया गया है मलखम्ब को। राष्ट्रीय खेल होते हैं उनमें टोटल कितने गेम्स हैं ये बताना है, और फिर इसके बाद में ये देखना है। फिर राजकीय फल, अब राजकीय फल पता ही है हमें कि क्या है। राजकीय फल जो है वो है सोयाबीन है। कौन सा है? सोयाबीन है। और इधर पे ये जो है वो किस कुल का है? तो लेग्यूमिनेसी कुल का है। वनस्पति किसका नाम है? ग्लाइसिन मैक्स। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। याद रखने के लिए हम लेग्यूमिनेसी कुल के हैं, तो वो सारी चीज़ें मतलब कुल एक एक वीडियो में फिर अलग कवर कर लेंगे। किसमें? समृद्धि, मतलब किसमें याद रखना ज़रूरी है। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है सोयाबीन में, मध्य प्रदेश नहीं। अभी मतलब कि 2000 जो अभी का सर्वे है उसके अकॉर्डिंग। तो समृद्धि, प्रसाद, प्रीतिकार, अहिल्या और अलंकार। आ से 2 याद रखना है, अहिल्या और अलंकार। पापा से 2 याद रखना है, प्रसाद और प्रीतिकर। समृद्धि, अगर पापा हों तो समृद्धि होती है, अहिल्या अलंकार। एक इसकी प्रजातियां हैं, एक इसकी किस्में हैं, ये सोयाबीन की किस्में हैं। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो है वो मालवा का क्षेत्र है। आप चलो, तो ये भी पेज हमने कवर कर लिया, ये 7वां पेज था इसके अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं इससे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो कुछ नहीं, अभी तक इंडेक्स ही देखा था ज़्यादातर। उससे उसके बाद में फिर अपन को देखना था मतलब कि भौगोलिक स्थिति, अक्षांश, ये सब कुछ, लेकिन परिचय देख रहे थे अभी, तो परिचय में ये सब अपन ने देख लिया है। अब आगे है कि राजकीय राजकीय नाट्य क्या है? तो राजकीय जो नाट्य है वो क्या है? राजकीय नाट्य है माच, और माच भी कहाँ से है? उज्जैन से, मतलब मालवा वाले क्षेत्र से, उज्जैन से नहीं, मालवा वाले क्षेत्र से है। ठीक है। और इसके अलावा अभी हमने जो देखा वो क्या था? वो था मलखम्ब। मलखम्ब भी मालवा से, मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माच के प्रमुख कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। 2024 में इनको पद्मश्री मिला है। तो आ सकता है क्वेश्चन कि पद्म, क्योंकि ये 2 चीज़ों से कनेक्टेड हो गया ना, इधर लोक संस्कृति से भी कनेक्ट हो गया और करंट से भी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ओम प्रकाश का, और ओम प्रकाश का जो संबंध जिला से है वो है उज्जैन, और ये किस विधा से संबंधित हैं? तो ये मतलब कि माच कला से संबंधित हैं। राजकीय नृत्य क्या है? राई है। राजकीय नृत्य क्या है? राई है। क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का है। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। तो राजकीय नृत्य क्या है? राई है। पद्मावत ग्रंथ, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से, तो याद रखना। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। किस ग्रंथ में? पद्मावती ग्रंथ में। प्रमुख कलाकार हैं ज्ञानेश्वरी। जिला याद रखेंगे, इनका संबंध है कटनी जिले से, क्योंकि कटनी से ही हो सकता है, और कहाँ से हो सकता है? हाँ? वैसे कटनी जबलपुर संभाग में आता है, लेकिन सागर जिले के रामसराय पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन 2023 या 22 में पूछा गया है, सो रिमेंबर दिस फैक्ट वेरी केयरफुली। रामसराय, राम सहाय कहाँ से? सागर जिले के हैं, और इन्हें किस क्षेत्र में? इन्हें मतलब राई नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अब हम देखते हैं ढोलक मृदंग। ठीक है। राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। बुंदेलखंड के राई नाट्य में वाद्य यंत्र मृदंग एवं बघेलखंड में ढोलक होता है। बघेलखंड में ढोलक और बुंदेलखंड में मृदंग। कैसे याद रखें कि जो बुंदेलखंड के लोग होते हैं ना, वो मृद रहते हैं, मतलब मृद मतलब मगन रहते हैं, मद रहते हैं। ठीक है। और वहाँ के तो ढक ढक कहते रहते हैं, ढोलक बजाते रहते हैं। राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो राजकीय चिन्ह इधर इस बॉक्स में देख सकते हैं। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप आकृति हैं।
इसके बाद एक व्रत है, मतलब एक गोला है, व्रत कहा जाता है इसको, ठीक है। व्रत है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है, ठीक है। और फिर आगे क्या है, प्रतीक है। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश, तो ये चक्र हो गया ऊपर का, बाहर 24 स्तूप हैं, कितने हैं, तो इधर से क्वेश्चन आ सकता है कि कितने हैं, तो 24 हैं पूरे स्तूप। फिर एक व्रत है, यानी कि वो है। फिर उसके बाद सत्यमेव जयते लिखा है, तो देखो ये लिखा है। फिर इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं, राज्य की प्रमुख फसलें क्या है, राज्य की ये फसल नहीं पूछा जाए, राज्य की फसल तो सोयाबीन। राज्य की प्रमुख फसल यानी मुख्य फसल कौन सी है, तो प्रमुख फसल गेहूं और धान की वालियां भी अंकित हैं इधर और इधर, ठीक है। केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ की सिद्ध आकृति और राज्य वृक्ष बरगद है, तो इधर राज्य वृक्ष है बरगद, और इधर पे अशोक की सह आकृति है। तो याद रखेंगे, इनमें से कुछ भी आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इससे रिलेटेड नहीं है, क्या कहते हैं इसको, अरे क्या बोलना था, चिन्ह, राज के चिन्ह से समूह, तो याद रखेंगे। आगे मध्य प्रदेश मान, तो मध्य प्रदेश मान नहीं, मध्य प्रदेश गान, आंखें खराब तो नहीं कर ली हैं। मध्य प्रदेश मान नहीं, मध्य प्रदेश गान क्या है, सुख का दाता सबका साथी। इसकी घोषणा कब की गई, तो 2011 में की गई। रचनाकार कौन है, तो महेश श्रीवास्तव जी हैं। संगीतकार जो हैं वो हैं सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव, ठीक है। गायक जो हैं वो कौन से हैं, बहुत फेमस हैं कई लोगों के बीच में, शांतनु मुखर्जी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वैसे ए है। तो ये सारी चीज़ें याद रख लेंगे अपन, ओके। आगे चलते हैं। अगर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो 21 एक सेकेंड 21 मिनट 6 से 21 मिनट 30 या 21 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक, और 74 9 से 82 48 पूर्वी देशांतर। बात क्या कही गई है, ये जो मध्य प्रदेश है इधर से स्टार्ट कितने से होता है, नीचे मतलब कि बुरहानपुर के पास से देखेंगे तो 21 डिग्री 6 से, ऊपर मुरैना लास्ट है तो उधर कितने तक जाता है, 26 30 तक, 26 30 तक। इधर स्टार्ट कितने से होता है, तो 74 से स्टार्ट होता है, और इधर कितने तक जाता है, तो 82 तक जाता है। 74 9 और 82 48, 82.5 भी अगर बोले कोई तो गलत बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रख लेंगे। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, 605 किलोमीटर है, एवं पश्चिम से पूर्व की लंबाई 800। अब क्या बात की गई है कि ऐसे में कितनी है किलोमीटर, तो ऐसे में है 605, और ऐसे में कितनी है, ज़्यादा होगी तो 870। ऐसे में कितनी है 870, और ऐसे में कितनी है 605। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट लगते हैं। अब बात कही गई है कि इधर पे सूरज मान लो कि 8 बजे आ जाएगा, तो इधर तक आने में कितना टाइम लगेगा, 8:34 को दिखाई देगा इधर, तो कितने 34 मिनट का फेर है। मानक समय, तो भारत की मानक समय रेखा 82.2 है, कितनी है 82.2 डिग्री है, जो कि सिंगरौली से गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के केवल एक जिले से गुजरती है जिसका नाम है सिंगरौली। कुल कितने राज्यों से गुजरती है, तो इधर यूपी से गुजरेगी, है ना। फिर यूपी के बाद में थोड़ा सा इधर पे क्या आ रहा है हमारा, सिंगरौली आ रहा है, तो सिंगरौली से गुजरेगी, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, फिर उड़ीसा से, और फिर आंध्र प्रदेश से गुजरेगी। फिर आगे है 80 पूर्वी देशांतर से निकटतम शहरों की दूरी। जबलपुर की दूरी है ओके 80
80 नहीं 79, पन्ना की है 80, रीवा की है 81, कटनी की है 80, भोपाल की है 77 और इंदौर की है 75। एक और इन्हें जिला लिखना था, ग्वालियर, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा दूर 80 से दूर पड़ जाएगा 5 सीधे, इंदौर। फिर उससे मतलब 80 से पास में पड़ेगा कौन, भोपाल। फिर भोपाल के बाद में पड़ेगा जबलपुर, फिर कटनी, फिर पन्ना और रीवा तो पास में ही है तो 80। ठीक है। सबसे ये बताया गया है सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, तो देख लेते हैं एक बार अच्छे से। ये उत्तर में जो है सबसे उत्तरी सीमा जो है उत्तरी जिला है वो मुरैना है, और इधर अक्षांश है 26 डिग्री 30। सबसे दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर। ठीक है। और ये है 21.6 से 26.30 तक, 26.30 तक। और इधर पे सबसे पश्चिमी जिला जो है वो है अलीराजपुर, 74.9 से जाएगा 82.48 तक। और इधर पे कौन सा जिला पड़ेगा, सिंगरौली। तो ये मैं पहले भी बोल चुकी थी। पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो हम जानते हैं कि इधर हमारा MP है प्यारा सा, इधर पे हमारा छत्तीसगढ़ है जो कि हमारा ही हिस्सा था कभी, इधर अपना वो क्या कहते हैं UP पड़ेगा, इधर अपना राजस्थान पड़ेगा, इधर थोड़ा सा गुजरात पड़ेगा, और इधर महाराष्ट्र पड़ेगा। महाराष्ट्र के अब कितने जिले, 10, और गुजरात के 2, राजस्थान के 10, इससे 14 और इससे 7। ठीक है। तो ये सब हमें याद रख लेना है। अब इस पेज का एक बार वेरी फास्ट रिवीजन लगा लेते हैं। तो हमने देखा अभी तक का पूरा ही रिवीजन लगा लेते हैं ना। हमने सबसे पहले देखा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय में। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हमने क्या देखा था, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के आधार पर देखना है। परिचय में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का अभी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। किससे मिलके, मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर हुआ था। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके किया गया। फिर समाचार पत्रों में हमने देखा था कि अभी 55 जिले हो गए हैं। 13वां कौन सा बना था, तो मऊगंज बना था। 54वां पूर्णा बना था और 55 मैहर बना। ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया था। फिर विभिन्न राजधानियों की बात की थी, जिसमें मैंने कहा था कि वुल्फ स्टेट और तेंदुआ स्टेट तो नहीं होगा पता, घड़ियाल और गिद्ध नहीं होगा, है ना। तो आपने कहा था नहीं, आपको वो याद हो जाएगा। पढ़ो। प्रदेश की राजधानियों की बात करें तो प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, संस्कार राजधानी भोपाल है, आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी वो पचमढ़ी है, संगीत राजधानी मैहर है, चित्रकला राजधानी भीमबेटका है। हृदय प्रदेश कहते हैं, मतलब मध्य प्रदेश के उपनाम देखे थे, तो इधर पे बस जल्दी से एक बार देख लेना है। हृदय प्रदेश, हीरा प्रदेश, पन्नों का राज, पन्नों का नहीं, वनों का राज, तेंदुआ राज, वुल्फ स्टेट और चीता। टाइगर में देखें तो टाइगर प्रदेश, नदियों का माएगा, तेंदू राज्य, गिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और घड़ियाल। इधर से कुछ भी ऐसा नहीं था, घड़ियाल नहीं बनता आप पे या गिद्ध नहीं बनता, बाकी ये सारा आपको पता था। इधर से केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी आप ग्वालियर सोच सकते थे, लेकिन वो शायद सिंधिया वंश की थी, इनकी नहीं थी। अब फिर इसके बाद में अपन ने देखा था ये मध्य प्रदेश का मैप, है ना। मध्य प्रदेश के मैप में मैंने आपको बताया था ये सबसे इधर पे कौन है, इधर पे सबसे लास्ट में कौन है, इधर पे कौन है और इधर पे कौन है। साथ में राजस्थान के कितने जिले, वर्तमान में 10, उत्तर प्रदेश के 14, छत्तीसगढ़ के 7, गुजरात के 2 और महाराष्ट्र के भी अब 10 पूर्ण जिला बन गया जब से। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों को। तो प्रतीक चिन्हों में हमने सबसे पहले देखा था किसको, सबसे पहले हमने देखा था राजकीय पशु को, जो कि बारहसिंघा है।
और इसका वैज्ञानिक नाम रुस्बर्स, बस मैंने बोला था कि याद रख लेना। वैडरी प्रजाति याद रख लेना। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। घोषित कब किया गया था? 1981 में किया गया था। बहुत सारे को 21 में किया गया है। पशु हो गया, पक्षी हो गया, बरगद हो गया, ये सब कुछ, मतलब पशु, पक्षी, बाघ, इनको, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमने राजकीय वृक्ष देखा था, क्या था? बरगद था। नाम इसका क्या है? फाइकस वेने वेनेगेलिस इसका वो है। प्रजाति कौन सी है? फाइकस ही है। बाहुल्य क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश में। घोषित कब किया गया था? 1981 को किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ पे है? इंदौर में। कहाँ पे है? इंदौर में बरगद पार्क है, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया था। साथ में ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भूर से द बारहसिंगा नाम से जो है वो अपना शुभंकर जारी किया गया है। राजकीय फलों की बात करें और चीज़ों की, तो राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, जिसका नाम लिलियम कैंडिमम है। कुल लिलियेसी है। बहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में। राजकीय पक्षी दुग्धराज है। नाम इसका पैराडाइज फ्लाईकेजर, इसे शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम है टर्फ सिफोनी पैराडाइसिस। पूरे पूरे नहीं, पश्चिम में पाया जाता है दुधराज, ठीक है। पक्षी है ये। धार में और सैलाना अभयारण्य में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे राजकीय फल है जो कि आम है। वनस्पतिक नाम इसका मैग्नीफेरा इंडिका है। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में। लेकिन जो दो प्रजातियां हैं ना, एक नूरजहां जो कि अलीराजपुर में और सुंदरजा जो कि रीवा में है, ये विशेष इंपॉर्टेंट है। विशेष मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रीवा में ही है। और 2023 में सुंदरजा आम को क्या किसका दर्जा दे दिया गया है? उसका दर्जा दे दिया गया है जी जीआई टैग दे दिया गया है। फिर हमने राजकीय खेल देखा था जो कि 2013 में किसे घोषित किया गया? मलखम्ब को घोषित कर दिया गया। विशेष क्या है? मध्य प्रदेश मलखम्ब अकेडमी जो है वो उज्जैन में है। प्रभास जोशी सम्मान मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है। और 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। राजकीय मछली क्या है? तो महासीर है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम टॉर ब्यूटीटोरा है। प्रजाति टॉर है। बाहुल्य क्षेत्र इसका नर्मदा खरगोन खंडवा है। घोषित किया गया था 2011 में। विशेष बड़वाहक में महासीर केंद्र स्थापित किया गया है। 2000 नहीं, अब अपन को देखना है सोयाबीन को, राजकीय फसल को, तो वो है सोयाबीन। कुल है लेग्यूमिनस। वनस्पतिक नाम है गिलाइसिन मैक्स। किसमें है? समृद्धि, प्रसाद और प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार। हिरण और मृग में क्या अंतर होता है? ये मालवा क्षेत्र में पाया जाता है वैसे सोयाबीन सबसे ज़्यादा, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। हिरण जिनके सींग गिर जाते हैं और मृग जिनके सींग नहीं गिरते हैं। अब इसके बाद में हमने देखा था राजकीय नाट्य जो कि है माछ, और ये मालवा क्षेत्र से संबंधित है। फिर इसके कलाकारों को देखा था। राजकीय नृत्य राई है, जिसमें हमने बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा था। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। वघेलखंड में भी किया जाता है, लेकिन ढोलक के साथ में। इम्पोर्टेंट कलाकार जो थे वो कौन से थे? ज्ञानेश्वरी थे। फिर इसके बाद में हमने जो देखा था वो देखा था हाँ, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। और इनके राम सहाय जो हैं, इनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अब राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह हमने देखा था। राजकीय चिन्ह कौन सा था? तो राजकीय चिन्ह था एव कि ये 24 स्तूप हैं, फिर गोला है, फिर उसके अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है, फिर बालियां भी लगी हुई हैं, और अंदर बरगद का पेड़ है जो कि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और उसमें ये अशोक की पशु नहीं, क्या कहते हैं, सिंह सह आकृति है, ठीक है। तो इनको देखा था। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश गान, जिसको माखन्नी महेश श्रीवास्तव ने लिखा है और गाया है शांतनु मुखर्जी इनका पूरा नाम। फिर हमने देखा क्या? भौगोलिक स्थिति देखी। फिर मानक समय देखा, मानक समय से दूरी देखी, और ये मध्य प्रदेश का चित्र देखा, और पड़ोसी राज्य देखे रहे थे। अब हम तो पड़ोसी राज्य में बात करें
देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से और दक्षिण में महाराष्ट्र से एवं पश्चिम में गुजरात से। आगे मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा ताप्ती और उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि देखो इधर से कौन सी नदी बह रही है, चंबल नदी बह रही है, इधर से कौन सी नदी बह रही है, तो ताप्ती बह रही है, ये कहा गया है। बाकी पड़ोसी राज्य तो पता होने ही चाहिए, होंगे भी। जलवायु की बात करें तो कैसी जलवायु है, मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है जो, वो क्यों पाई जाती है, क्योंकि हम देखें कि ये जो विषुवत रेखा है इससे हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना, इस वजह से। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है, ऐसा कहने के लिए बस है, खूब गर्मी पड़ने लगी है सब जगह अब तो। उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है, कहने का अर्थ ये है कि ये जो इधर मालवा का क्षेत्र है, इधर पे ना अच्छी जलवायु पाई जाती है समशीतोष्ण, और इधर पे जो है उत्तर वाला इलाका, उत्तर का मैदान, यहाँ पे विषम, यानी गर्मियों में गर्मी ज़्यादा, ठंडियों में सर्दी ज़्यादा। वर्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। कितनी है, 112 सेंटीमीटर है। कितनी है, 112 से। ये क्वेश्चन बन सकता है, जलवायु से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 112 सेंटीमीटर किसकी क्या है, तो 112 सेंटीमीटर जो है वो औसत ऊंचाई है, औसत वर्षा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में और सबसे कम वर्षा भिंड के गोहद में होती है। कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, तो चलो इसके लिए मैं एक तरीका बता देती हूँ कि कैसे इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इधर इधर तक जाते हैं, तो इधर से गुजरती है ये कर्क रेखा, गई 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 गई, तो इधर से उज्जैन से याद रखना है, मतलब उज्जैन संभाग के याद रखना है, कौन सा, रतलाम, उज्जैन और देवास। ठीक है, फिर पूरा भोपाल संभाग, भोपाल संभाग में कौन कौन है, तो इस तरफ राजगढ़ है, इस तरफ क्या है, विदिशा है, इस तरफ रायसेन है, इस तरफ सीहोर है और बीच में भोपाल है। तो 5 ही हो गए, 5 3 8 हो जाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं हम सागर में, सागर के बाद में दमोह में, और दमोह के बाद में कटनी में, शायद हाँ कटनी में। फिर 3 हो गए, कितने, 3 5 8 8 3 11। अब फिर सिंगरौली, आ जाओ देख लेते हैं, सिंगरौली क्या को पड़ेगा, कटनी के, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। कौन से, शहडोल तो जैसे सबको याद ही रहता है क्योंकि लास्ट का है, बाकी उमरिया और कटनी याद रखना और जबलपुर। ठीक है, तो इस तरीके से याद हो जाएंगे। अब चलो कर्क रेखा को थोड़ा देख लेते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा से गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा। आगरमालवा की जगह मैंने क्या बोल दिया था, देवास बोल दिया था क्या, गलती से ध्यान नहीं रहा, ध्यान रखना, आगरमालवा है। ठीक है, तो ए, फिर राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। इसे एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प हो जाती है भोपाल संभाग याद रखने से। सागर, दमोह 2 सागर से, फिर जबलपुर, कटनी कहाँ से, जबलपुर संभाग के, फिर 2 उमरिया और शहडोल इधर से। तो ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, ये देख लो, रतलाम से, उज्जैन से, आगरमालवा से, राजगढ़ से थोड़ा सा टच हो रही है, बिल्कुल राजगढ़ से, सीहोर से बिल्कुल थोड़ा सा टच हो रही है, भोपाल से तो बीच से ही कर रही है, और विदिशा से रायसेन को थोड़ा सा, सागर को थोड़ा सा, दक्षिण में दमोह को, कटनी को और जबलपुर को, उमरिया को और शहडोल को। ये मैप अगर याद रखोगे तो भूलेगा ही नहीं। कौन कौन सा, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और सीहोर। और अगर आ जाए एक क्वेश्चन इधर से, अगर अपन अच्छे से देखें मैप में, कि मध्य प्रदेश कर्क रेखा किस जिले को 2 बार काटती है,
माही नदी 2 बार मतलब क्या करती है, कर्क रेखा से गुजरती है। लेकिन आ जाए कि किस जिले को काटती है, तो देखो आधे से भोपाल को हम इधर कह सकते हैं ना। तो एक क्वेश्चन इधर से अपन क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। कर्क रेखा के निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर। कर्क रेखा के पास में 23:48 पे है सांची, और 23 डिग्री 30 से गुजरती है अपनी कर्क रेखा, तो पास में ही हुआ। 52 पे है विदिशा, 52 विदिशा, बासे 52, बासे पे भी विदिशा याद ही रहेगा। और 25 से भोपाल, 18 से जबलपुर, और इससे उज्जैन, और इधर से ऐसा क्वेश्चन अभी तक एमपी ने मध्य प्रदेश MPPSC ने नहीं बनाया। तो बहुत सारे काम छोड़ के लर्न करने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लो एक बार कि कौन कौन है। मैप बनाना आता है, और बार बार अगर देखा तो वैसे भी बढ़ ही जाएगा। केंद्रीय बिंदु देखें तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु वर्साली बैतूल को माना जाता है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। अखंड भारत का किसको माना जाएगा? अखंड भारत मतलब जब पाकिस्तान भी भारत में था, तो उस टाइम पे जो बीच का पॉइंट मानते थे केंद्र बिंदु, वो बैतूल को मानते थे, बैतूल के बरसाती को, बैतूल के बरसाती को। ठीक है, फिर उसके बाद में जो वर्तमान में माना जाने लगा, वो किसको माना जाने लगा? भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु जो है, मतलब भारत का भौगोलिक, अखंड भारत का नहीं, भारत का, वो कटनी करौंदी। बरसाती बैतूल, बाबा से हैं तो याद रहेगा, काका से हैं तो ये याद रहे। मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है। ठीक है, तो राम मनोहर, तो मनोहर ग्राम के करौंदी में, किस जिले में है ये? कटनी जिले में। फिर पृथ्वी का केंद्र बिंदु अगर देखा जाए पूरी पृथ्वी का, तो ये इम्पोर्टेंट है, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। कहाँ पे? मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। अब ये देख लेते हैं, ये क्या है? ये साफ नहीं है ज़्यादा। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाती, और ये क्या लिखा हुआ है? साफ नहीं है ना, चलो कोई बात। मनोहर गांव के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कटनी में। ए है प्रशासनिक स्थिति। संभाग कितने हैं? 10 हैं। जिले कितने हैं? 55 हैं। तहसीलें कितनी हैं? 313 हैं। तहसीलें नहीं, विकास खंड 313 हैं। तहसीलें 436 हैं। 436 तहसील, 436 तहसील, 36 436। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कितनी है? 23,922। 22 फिर 23 बीच में बस नल रख देना है, तो 23,922। नगर निगम कितने हैं? तो पहले 16 थे, 17 बन गए हैं, अब 17वां याद कर लेना। नगर पालिकाएं कितनी हैं? 99 है, पहले 98 थी, तो याद कर लेना इसको भी। और कुल ग्राम कितने हैं? 54,903। कितने गांव हैं मध्य प्रदेश में? 54,000, 60,000 से कम है। 54,000 कितने हैं? 54। सबसे ज़्यादा गांव कौन से राज्य में पूरे भारत में? तो उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। कैसे? जिला भी उत्तर प्रदेश में ही है ना, बहुत सारे, 75 हैं लगभग, और जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। लेकिन मध्य प्रदेश के कुल ग्राम कितने हैं? 60,000 से भी कम, यानी 54,903। नगर पालिका 99, नगर निगम 17, ग्राम पंचायतें 23,922, तहसीलें 436, विकासखंड 313। नगर पालिका की न्यायिक स्थिति देखें, नगर पालिका नहीं, न्यायिक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1955 को हुई, 56 को हुई थी। कहाँ है हमारा हाई कोर्ट? तो ना इंदौर ना भोपाल, कहाँ है? जबलपुर में। खंडपीठें हैं इसकी कहाँ कहाँ? ग्वालियर और इंदौर में। 1 नवंबर 1956 से पहले
जो है हाई कोर्ट हुआ करता था नागपुर। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट भवन के वास्तुकार हेनरी इरविन है। कौन है? हेनरी इरविन। कौन है? हेनरी इरविन। और भारत भवन के कौन है? चार्ल्स कोरिया। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की 2 खंडपीठें हैं। कहाँ है? इंदौर और ग्वालियर में 1968 में स्थापित की गई थी ये खंडपीठें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है कि भोपाल में भी बनाएंगे एक खंडपीठ, लेकिन अभी बनी नहीं है। भोपाल हाईकोर्ट भवन का निर्माण राज गोकुल दास के सहयोग से किया गया। अगर वास्तुकार पूछा जाए यानी कि आर्किटेक्चर ऑफ हाई कोर्ट पूछा जाए, एमपी हाई कोर्ट, तो होंगे हेनरी इरविन। लेकिन पूछा जाए कि किसके सहयोग से भवन का निर्माण हुआ था हाई कोर्ट के भवन का, तो नाम है इनका गोकुल दास। गोकुल दास। कृष्ण भगवान का नाम से याद है, सब कुछ वही तो संभाल रहे। समाचार पन्नों को देखें तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ था 2023 का, उसमें गेस्ट तो इन्हें बताए हैं, लेकिन अपन को 2024 का नहीं, एक साल बाद होता है ना, तो 2023 में हुआ है, अब 2025 में होगा। मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान अली। कौन थे? मोहम्मद इरफान अली। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इरफान अली कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो कहाँ के? गुआना के। मोहन बोल दिया क्या मैंने? गुआना के राष्ट्रपति हैं। गुआना कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में है गुआना, वहाँ के हैं ये, ठीक है। मैंने जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका बोल दिया, साउथ अमेरिका, क्या हो गया है? मतलब सोच कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और ही रही। तो मोहम्मद इरफान अली जो हैं वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गुआना के राष्ट्रपति हैं। विशेष अतिथि कौन थे इसमें? चंद्रिका प्रसाद सत्तोखी थे, जो कहाँ के? सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम भी वहीं पे है। जनेटा मैस्करेकनहास ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं, सम्माननीय अतिथि। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मुख्य अतिथि कौन थे? तो इरफान अली मुख्य थे। अगर पूछा जाए कि विशेष अतिथि, स्पेशल गेस्ट कौन थे, तो वो थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो चंद्रिका प्रसाद कैसे थे? विशेष यानी स्पेशल गेस्ट थे। कैसे थे? स्पेशल गेस्ट थे। कहाँ से थे संबंधित? सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। सम्माननीय अतिथि यानी रिस्पेक्टेड गेस्ट कौन से थे? जनेटा मैस्करेकनहास, ऑस्ट्रेलिया की सांसद। ऑस्ट्रेलिया की सांसद तो क्योंकि महिला है तो इधर से क्वेश्चन बन सकता है। जनेटा, जनेटा कहाँ से संबंधित हैं? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की क्या है ये? सांसद हैं। और एक ऐसे गेस्ट थी तो ये सम्मानीय यानी रिस्पेक्टेड गेस्ट थी। विशेष अतिथि यानी कि विशेष यानी स्पेशल गेस्ट कौन थी? तो स्पेशल गेस्ट थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कहाँ के? सूरीनाम के। कहाँ के? सूरीनाम के वो थे। और गुआना के कौन थे? मोहम्मद अली इरफान मुख्य अतिथि थे। याद तुरंत कर लेना, इधर से क्वेश्चन बन सकता है अगर उन्हें बनाना होगा तो। अब राजनीतिक स्थिति देखते हैं।